तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th में। बेसिकली हमने इसके ऊपर 4 वीडियो बना रखे हैं चैप्टर के ऊपर। उन चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है। ये हमने पढ़ा था फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया ऑफ नेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर हमने ये पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ये हमने टॉपिक खत्म करा था। इसमें हमने समझा था कि भाई किस तरीके से द एज रेवोल्यूशन आया, ग्रीस कैसे आज़ाद हुआ, ये सब चीज़ें समझा था। लेकिन हमने उसमें एक टॉपिक में एक और चीज़ समझा था कि जर्मनी और इटली अभी भी एक नेशन स्टेट नहीं बना था। तब उसकी कहानी है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली कैसे बना, क्योंकि जर्मनी और इटली, बेसिकली आपको बता दूं कि ये नेशन स्टेट पहले नहीं बना था। हाँ, बहुत सारे और बन गए थे। जैसे जैसे हमने पढ़ा था नीदरलैंड के साथ, जो नीदरलैंड अलग हो गया था बेल्जियम से, तो बेल्जियम बन गया था अलग से। ठीक है। ग्रीस भी अलग हो गया था, लेकिन जर्मनी और इटली अभी भी अलग नहीं हुए था। जर्मनी और इटली जो है वो बेसिकली नेशन स्टेट कैसे बना, तो देखो जर्मनी की पहले कहानी है कि जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या आर्मी ही बनेगी नेशन को बनाने वाले स्टेट? तो देखो 1848 के बाद आपको पता है, पहले आपको पता है कि 1830 से 1848 में क्या आया, रेवोल्यूशन आया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग नेशन स्टेट बनने के लिए बहुत सारे नेशन स्टेट बने इस रेवोल्यूशन में। ठीक है। मोनार्ची पूरी हट गई। 1848 के बाद क्या हुआ, नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। तो नेशनलिज्म जो यूरोप है वो बेसिकली यूरोप में एसोसिएशन से डेमोक्रेसी आ गई, रेवोल्यूशन आ गया। नेशनल सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिज्म फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। नेशनलिज्म जो है वो सेंटिमेंट लोगों के अंदर डाले गए कंजर्वेटिज्म के द्वारा, ताकि वो पावर में आ सके और उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन यूरोप में फैल सके। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। इसी तरीके से कह रहा है जर्मनी और इटली नेशन स्टेट बना। आप हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि नेशनल फीलिंग कैसे डेवलप हुई यूरोप के अंदर, किस देखो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये टॉपिक में पढ़ा था कि इसकी वजह से नेशन स्टेट बनता है, ये फीलिंग की वजह से। ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे ही जर्मनी और इटली ऐसे ही बना। तो नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास। आपको पता है मिडिल क्लास से ही नेशनलिस्ट फीलिंग आती है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो नेशनल फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन फैला। हु इन 1848 में उन्होंने पूरे जर्मन को, अलग अलग रीजन को यूनिफाइड करने की कोशिश करी, जर्मन कॉन्फेडरेशन को नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करी। ये आपको बता दो जर्मन कॉन्फेडरेशन क्या है। पहले आपने हमने ये भी पढ़ा था, जर्मन बेसिकली आपको पता होगा जर्मन एक कॉन्फेडरेशन था। जर्मन एक बहुत बड़ा, एक कोई नेशन स्टेट नहीं था। देखो ये जो आपको दिख रहा है पर्पल लाइन में, जो पूरा का पूरा बाउंड्री है, ये इतना बड़ा जर्मन कॉन्फेडरेशन था, यानी कि जर्मन का पूरा इतना बड़ा अंपायर था। ये सारा जर्मनी था। जर्मनी तो था ही नहीं, मतलब जर्मन कॉन्फेडरेशन बोलते थे उसे। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती थी। हैम्सबर्ग देखो, बर्लिन, ये सारा, वीना भी देखो इसमें आ रहा है। ये सब जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर आ रहा है। समझ गए हो? और ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ये जर्मन स्टेट्स है सारी, और ये बाउंड्री ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो यहां से जर्मनी कैसे निकला, अब उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। पहले कहानी समझ में आ रही है कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हम। तो 1848 में अलग अलग डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन, उन्होंने नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करी इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्ची एंड मिलिट्री। कह रहे हैं कि ये लिबरल इनिशिएटिव जो बनाया गया नेशन बिल्डिंग के लिए, वो बहुत सारे मोनार्ची और मिलिट्री ने उसको रिप्रेस करा, उसको रोका, सपोर्टेड बाय लार्ज ओनर, क्योंकि वो सोचते थे कि भैया अगर ये ऐसा करेंगे तो हमारा धंधा बंद, जो लैंड ओनर है बहुत बड़े बड़े, उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनका तो भाई कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वहीं से तो धंधा चल रहा था। जो बड़े बड़े लैंड ओनर है उन्होंने कब्जा कर रखा था, वहां से पैसा कमाते थे उनको पीजेंट से।
तो मोनार्ची का राज बंद हो जाएगा, मिलिट्री का राज बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रशिया के थे बहुत सारे प्रशिया के बड़े सारे लैंड ओनर थे उस समय। देखो प्रशिया पहले आपको बोलते ना प्रशिया, ये देखो ये प्रशिया था, ठीक है ना। ये सारा प्रशिया था, प्रशिया बहुत बड़ा था। ये सारा आप देख रहे होगे ना, ये देखो ऊपर कलर भी लिखा हुआ है, ये सब प्रशिया के अंदर आता है, ये भी प्रशिया के अंदर आ रहा था, ये सब प्रशिया के अंदर आ रहा था। तो ये प्रशिया के देखो प्रशिया भी तो जर्मन कॉन्फेडरेशन का पहले पार्ट ही था। तो ये सब सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भैया जर्मन कॉन्फेडरेशन अलग होगा, प्रशिया भी अलग हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या कर रहे थे, सारे जो ये अलग अलग मोनार्ची थी, मिलिट्री थी, वो सपोर्ट में नहीं थे। फॉर फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिटी। लेकिन प्रशिया ने फिर लीडरशिप ली नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, कि नेशन स्टेट बनाएंगे। इट्स चीफ मिनिस्टर, प्रशिया के उस समय चीफ मिनिस्टर थे ओटो वोन, ओटो वोन बिस्मार्क। वो एक आर्किटेक्ट उन्होंने बनाया, वही आर्किटेक्ट थे इस नेशन स्टेट बनाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी। पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू उन्होंने बेसिकली क्या करा, अलग कराया, जर्मनी को अलग कराने की सोचा। तो ये नेशन स्टेट बिल्डिंग के लिए उन्होंने सोचा, ठीक है। तो ये चीज वो कह रहा है, ठीक है, समझ आ रही बात। उसके बाद 3 वार हुए, 3 वार हुए अलग अलग, 7 ईयर तक चले, विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ वार चले। एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, प्रशिया जीत गया उसमें। और उसने क्या करा, यूनिफिकेशन यानी कि एकजुटता के लिए प्रोसेस डेवलप कर दिया। और 1 जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम वन, उन्होंने वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलेस। तो वर्सलेस में उन्होंने जर्मन बेसिकली जर्मन एम्परर के साथ सेरेमनी रखी, ठीक है, वर्सलेस में। बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है कि जर्मन एम्परर घोषित कर दिया विलियम वन को, कि प्रशिया का किंग था, उसको जर्मन एम्परर घोषित कर दिया कि आप जर्मन के अब साम्राज्य, जर्मन का बेसिकली आप राज, जर्मन का आप राज करोगे जर्मन के ऊपर। तो मतलब कहने का मतलब प्रशिया ने ये जो काम किया, ये सब आप देख रहे हो कि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किया। ऊपर यही लाइन थी, अगर आप ध्यान से आपने पढ़ा हो, लिखा होगा नेशनल सेंटिमेंट जो डेवलप किए कंजर्वेटिज्म वालों ने, वो अपनी स्टेट पावर बढ़ाने के लिए किए, ताकि हमारा डोमिनेशन हो जाए। प्रशिया ने जर्मन को नेशनल यूनिफिकेशन इसलिए करी, उनको पता था कि नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे देश एकजुट हो जाएगा, और एकजुट हो जाएगा तो भैया वो खुद राज करेगा वहां पर। तो इसलिए प्रशियन किंग वहां पर जर्मन एम्परर बन गया। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, बहुत सर्दी थी, 18 जनवरी 1871 में, एक असेंबली कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, एक असेंबली ने कॉम्प्राइजिंग जो एक असेंबली जिसमें जर्मन स्टेट के बहुत सारे प्रिंसेस थे, रिप्रेजेंटेटिव आर्मी थे वहां पर, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर ओटोवन मिसमैक। उन्होंने वहां पर गैदर हुए एक हॉल में, हॉल ऑफ मिरर बोलते हैं उसे, वर्सलेस के प्लेस में, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्परर। वहां पर जर्मन एम्परर को, क्योंकि वो दिखाने के लिए कि भाई आज से जर्मन एम्परर हेड करेगा कैसर विलियम वन ऑफ प्रशिया को, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि जर्मन एम्परर न्यू घोषित कर दिया ना, कि ये नया जर्मन एम्परर बन गया, उसका नाम क्या है, केसर विलियम वन प्रशिया का। तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो जर्मनी में हुआ, वो प्रशिया स्टेट का डोमिनेट पावर था। वहां पर प्रशिया ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए किया नेशन बिल्डिंग, कि हमारा देखो देश नेशन हो गया है, अब राष्ट्र भावना हो गई है। लेकिन भैया उसने पावर बढ़ाने के लिए किया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी। ये नई स्टेट ने बहुत ज्यादा जोर दिया नई करेंसी को, ऑन करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग को मॉडर्नाइज करने में, लीगल और जुडिशरी सिस्टम जो जर्मनी में था उसको सही करने के लिए। तो प्रशियन मेजर एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। प्रशियन का ही मॉडल पूरा जर्मनी के लिए बन गया, कि हाँ बैंकिंग इस तरह से होगी, जुडिशरी सिस्टम इस तरह से होगा, लीगल सिस्टम इस तरह से, समझ गया बात को। तो ये सब चीजें समझ में आ रही है, इस तरह से करना है। तो आप देख सकते हो कि ये देखिए, ये पूरा होल था वो वाला, जिसमें जर्मन एम्परर को घोषित करा गया कि भाई आज से आप जर्मन एम्परर हो। द प्रोक्लोमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर एट वर्सलेस, एंटोन वोन, ठीक है, यही था वो एंटोन। तो ये बेसिकली वहां पर जर्मन एम्परर
बन गया वो। उसके बाद इटली कैसे हुआ यूनिफाइड? देखो, यूनिफाइड करने के लिए पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। जर्मनी के पीछे मोटिव था प्रशियन, प्रशिया मोटिव था बहुत बड़ा। आपके मन में सवाल होगा, प्रशिया एक्चुअल में कहाँ है मैप के अंदर? देखो, प्रशिया पहले पूरा का पूरा ये था, ये देखिए मैप में दिख रहा होगा, प्रशिया का पूरा एम्पायर था। आज जो आप देख रहे हो बहुत सारे स्टेट, पहले स्टेट नहीं होती थी ऐसे, पहले कंट्री ऐसे नहीं होती थी, पहले पूरा साम्राज्य होता था, एक राजा राज करता था पूरा का पूरा। ये जो देख रहे हो इस कलर से, ये प्रशिया है, ये सारा प्रशिया है। ठीक है, तो प्रशिया बहुत बड़ा एम्पायर था, उसमें विलियम वन राज करता था। और जर्मन कॉन्फेडरेशन क्या है, ये सारा का सारा देखो, जर्मन कॉन्फेडरेशन है, उसमें प्रशिया भी आ रहा है, थोड़ा बहुत हिस्सा प्रशिया भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए रशिया ने कोशिश करी और जर्मनी को वहां पर यूनिफाइड कर दिया। तो प्रशिया फिर अलग हो, जर्मनी वहां पर, और प्रशिया का राजा बन गया, जर्मनी का अंपायर, अंपायर वहां पर एम्पायर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। उसके बाद अब बात करेंगे इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। इटली, तो इटली में भी लॉन्ग हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ही सबसे बड़ा मेन चीज थी। लोग अपना पॉलिटिकल के चक्कर में, पॉलिटिकल पावर के चक्कर में यूनिफिकेशन चाहते थे। तो इटालियन वर स्कैटर्ड, इटालियन बहुत सारे अलग अलग बिखर गए, अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट में, और अलग अलग मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग अंपायर में। आपने ये भी पढ़ा था, हैब्सबर्ग अंपायर था बहुत बड़ा वहां पर। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली जो है बहुत सारे सेमी स्टेट में डिवाइडेड था, ऑफ विच ओनली वन, सर्दिना पिडमोंट, वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। सिर्फ एक स्टेट इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल करता था, वो है सर्दिनिया पिडमोंट। उसके बाद द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। इटली जो है, देखो पहले इटली आपको दिखाता हूँ मैप में कहाँ है। इटली अगर आप ध्यान से देखो कहाँ है पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ पर, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इटली था। ठीक है, ये सारा इटली। ठीक है, यही इसकी बात कर रहे हैं, ये इटली था, इसकी इटली। और इटली की पावर जो है वो क्या है, रोम। इटली की, सॉरी, कैपिटल क्या है, रोम। ये तो आपको दिख रहा है सर्देनिया पिडमोंट, ये देखो ये है, ये जिनेवा, और ये सर्देनिया पिडमोंट। यह इसकी बात कर रहा था, सर्दिनिया पिडमोंट। सर्दिनिया पिडमोंट जो है इटली प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल करता था, ये वो कह रहा था ना। सर्दिनिया पिडमोंट जो है इटली, इटली प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल करता था, लिखा हुआ है वही चीज ये। लेकिन जो इटली का नॉर्थ है वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के द्वारा उसके अंडर में था, और सेंटर पोप के द्वारा रूल करता था। और साउदर्न रीजन तो इंडिया और इटली के थे, वो बोर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में थे। नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग के अंडर में था, सेंटर पोप के अंडर में था, साउदर्न रीजन बोर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में था। और इटालियन लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉमन फॉर्म नहीं थी वहां पर, बहुत ज्यादा रीजनल और लोकल वेरिएशन था। और 1830s में गुजिपी मेजिनी, उन्होंने बेसिकली एक कोरियन प्रोग्राम बनाया इटली को रिपब्लिक बनाने के लिए, यूजेपी मेजिनी ने। और उसने फिर क्या करा, ही हैड आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट पुलिस सोसाइटी। उसने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई जिसका नाम था यंग इटली, ताकि अपना गोल को लोगों तक पहुंचा सके कि हाँ हमें इटली को रिपब्लिक बनाना है। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1814। आपको पता है रेवोल्यूशन 1831 से 1848 तक चला, लेकिन इटली में फेल हो गया वो। मीन दैट मेंटल नाउ फेल ऑन सर्दिनिया पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर। आपको पता सर्दिनिया पिडमोंट किसके अंडर में था? इटालियन प्रिंसली हाउस के था, ऊपर लिखा हुआ था। और वो कौन है उसका, वहां पर इटालियन प्रिंसली हाउस का रूलर कौन था? किंग विक्टर एमुनुअल सेकंड। उसने कोशिश करी टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर, वॉर के थ्रू, इन द आइज ऑफ रूलिंग इलाइट्स ऑफ दिस रीजन। क्योंकि यहाँ पर वो चाहते थे कि भाई आप, हम कोशिश करेंगे वॉर के थ्रू, और उसी को देखते हुए अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो उसी को देखते हुए उन्होंने देखा कि हाँ एक यूनिफाइड इटली जो है उसको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट देगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस देगा। इस तरीके से हुआ। यहाँ पर एक फिगर भी दे रखी है, ऑटो वन। ऑटो वन याद है ना, कौन है ये? ऑटो वन बेसिकली कौन था, बताओ मुझे जल्दी। चीफ मिनिस्टर था रशिया,
ठीक है, रशिया। यहाँ दिखा रहा है ओटोमन बिस्मर्क, बिस्मर्क इन जर्मनी में। ओटोमन तो आपको पता है, ओटोमन कौन बन गया था जर्मनी का, वो बन गया था ना एम्परर। यही लिखा हुआ था देखो ओटोमन, और ये लिखा हुआ ना बिस्मर्क। ये देखो बिस्मर्क के नियर था वो होल, होल ऑफ मिरर एट वर्सेलेस, वहां था ये, वहां पर बन गया था। तो देखो वो लिखा हुआ है कैरिकल्चर ऑफ ओटोमन बिस्मर्क इन जर्मनी, रिच टैग, वहां की फोटो दिखा रहा है 5 मार्च 1870 की। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। उसके बाद देखो ये लोग किस तरह से दिखा रहा है, ये छड़ी लेके देखो, डंडा मतलब वो लेके घूम रहा है, रस्सी लेके घूम रहा है लोगों को मारने के लिए, है ना। ये दिखा रहा है। और आप देख सकते हो ये प्रशिया कितना बड़ा था, ये देखिए। मैंने आपको पहले बताया, पीछे वाले मैप में दिखाया था कि प्रशिया सिर्फ ये नहीं था, बल्कि ये वाला भी हिस्सा प्रशिया के अंडर ही था। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी। तो प्रशिया ये सारा था देखो। नीचे देखो ऑस्ट्रेलियन एम्पायर था, पहले सारे अंपायर तो होते थे ना, पहले सारे अंपायर थे। और ये देखो जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ ये बता रहा है इस फिगर में, 1866 से 71 में। तो देखो ये था, ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये जो पर्पल कलर में, ये प्रशिया था पहले 1866 से पहले। उसके बाद क्या दिखा रहा है ये इस कलर से, कॉन्कर्ड बाय प्रशिया इन ऑस्ट्रो प्रशिया वार। तो ये जो है प्रशिया से ले लिया गया ये वाले हिस्सा। उसके बाद ऑस्ट्रियन टेरिटरी दिखा रहा है एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो ये जो वाला जो कलर है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ये आपका ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी है जो एक्सक्लूड कर दी थी जर्मन कॉन्फेडरेशन बहुत बड़ा था, वहां से ये टेरिटरी एक्सक्लूड कर दी। ठीक है, जर्मन कॉन्फेडरेशन से ऑस्ट्रेलियन की टेरिटरी थी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ये वाली, इसकी टेरिटरी अलग कर दी गई। साउथ जर्मन स्टेट ज्वाइनिंग विद प्रशिया टू फॉर्म जर्मन एम्पायर। तो ये वाला जो स्टेट है ना, ये ज्वाइन हो गई जर्मन एम्पायर के लिए, जर्मन एम्पायर बनाने के लिए। ठीक है, साउथ जर्मन स्टेट ये वाले ज्वाइन होगी 1871 में, बता रहा है ये। उसके बाद प्रशिया वॉन बाय प्रशिया इन फ्रांसो प्रशिया वार। और बाकी जो स्टेट दिखा रहा है ये वाली जो इस कलर से हल्का, जो हल्का पर्पल है, ये प्रशिया के द्वारा जीत ली गई। ठीक है, ये वो दिखा रहा है। सो ये सब बहुत अच्छे से तरीके दिखा रहा है। यहाँ से देखो जर्मन एम्पायर किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, ये वो स्पीकर में दिखा रहा है 1866 से। तो 1866 से पहले इस तरह से इतना बड़ा प्रशिया था, वहां से फिर कुछ ऑस्ट्रेलियन स्टेट ले ली गई, फिर वहां से ये वाली जो है वो प्रशिया के द्वारा कॉन्कर्ड करी गई, ये वाली जो स्टेट आपको दिख रही है। फिर ये वाली जो ग्रीन कलर की स्टेट है, ये प्रशिया के साथ, जो सॉरी ये प्रशिया जो है ज्वाइंट होगी जर्मन कॉन्फिडेंस, ज्वाइंट विद प्रशिया। ठीक है, ये वाली जो स्टेट है ग्रीन वाली, ये प्रशिया के साथ सॉरी ज्वाइन होगी थी जर्मन कॉन्फिडेशन बनाने के लिए 1867 में। तो ये वाली जो स्टेट है ये प्रशिया के साथ ज्वाइन होगी थी। उस तरीके से ये इतना बड़ा एक जर्मन एम्पायर बन गया पूरा, क्योंकि प्रशिया पहले छोटा सा था, लेकिन उसके बाद ये इतना बड़ा एम्पायर बन गया प्रशिया का पूरा। लेकिन ये जो ग्रीन वाली जो स्टेट है, ये भी ज्वाइन होगी रशिया के साथ। हालांकि जो ये वाली स्टेट थी दूसरी वाली ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी जो थी वो एक्सक्लूड कर दी गई थी, वो इस कलर से दिखा रहा है। ठीक है, वो दिखा रहा था इस कलर से। कौन से कलर से? वो ये जो नीचे वाला दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन अंपायर। तो ये बस ऑस्ट्रेलियन अंपायर अलग बन गया और प्रशिया का इतना बड़ा राज आ गया था, समझ लो। उसके बाद ये देखो, ये हम आगे जो पढ़ रहे थे कि इटली में कैसे आया था। इटली में हमने अभी तक पढ़ा कि इटली, यंग इटली बेसिकली एक सोसाइटी फॉर्म करी सीक्रेट गुजिपी मेजिनी ने। ठीक है, उसके बाद ये गुजिपी मेजिनी का नाम पहले भी आया था, आपको अगर याद होगा तो। ठीक है, इटलियन रिपब्लिक उसने। और उसके बाद किंग वेक्टर एलिमुनस एमुलस सेकंड, आपको पता है नीचे जो सर्डिनिया पिडमोंट है, वहां पर बेसिकली रूरल था ये। और उसने सोचा यूनिफाइड इटली बनाने का। उसके बाद चीफ मिनिस्टर कैवोर हु लेड द मूवमेंट, उसके बाद चीफ मिनिस्टर कैवोर ने लेड पूरा इटली में यूनिफाई करने के लिए मूवमेंट लेड करा। वो नाइदर वो ना तो रेवोल्यूशनरी था ना डेमोक्रेट था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर, वो भी एक वेल्दी है और एजुकेटेड मेंबर ही था। उसने कहा कि भैया फ्रेंच ज्यादा बेहतर है देन ही डिड इटालियन, फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन।
वो कह रहा है कि भाई वो ज्यादा फ्रेंच ज्यादा बोलता था, इटालियन ज्यादा बोलता नहीं था, बल्कि वो, और थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, बहुत ज्यादा उसने बहुत तगड़ी गठबंधन कर रखा था फ्रांस के साथ। फ्रांस का ही एक तरह का वो, फ्रांस ही बोलता था, फ्रांस के साथ ही उसका पूरा का पूरा रिलेशन थे। तो उसने बहुत ही बड़ा फ्रांस के साथ, उसको फ्रांस के साथ उन्हें गठबंधन किया विद फ्रांस, इंजीनियर्ड बाय कैवर्ड। सर्देनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। तो सर्देनिया जो पिडमोंट है वहां से ऑस्ट्रेरियन को हटाया गया, वहां से जो ऑस्ट्रिया की फोर्सेस थी वहां पर, ऑस्ट्रिया की, वहां पर 1859 में उसको हटाया गया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजिपी। अब गुजिपी गैरीबल्दी, एक और बंदा, उसने भी ज्वाइन कर लिया। आर्म्ड वॉलंटियर अलग अलग बुलाई गई गुजिपी गैरीबल्दी के लीडरशिप में। और उसके बाद 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली, वो साउथ इटली में गए, और वहां था किंगडम ऑफ टू सिसिलिस। ठीक है, अब टू सिसिली आपको पता होगा कि ये क्या है, ये मैप में आपको देखो हिसाब से लिखा होता, किंगडम ऑफ टू सिसिल्स, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, देखो ये तो मैंने बताया। ये देखो पिडमन, पिडमन सर्दिनिया, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन के अंडर में था, उसको अलग कर दिया गया। उसके बाद आपको देखो ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो दो ऐसे एरो करके दिखा रहा है, ये क्या था, किंगडम ऑफ टू सिसलाइट्स। ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिसलाइट्स, इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, देखो क्या बता रहा है इसके बारे में। इसके बारे में बता रहा है कि 1860 में वो साउथ में गए, कहाँ गए, गुजिपी गरीबल्दी के अंडरशिप में, लीडरशिप में। और वहां पर भी वो जीत गए, क्योंकि वहां पर लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिल गया था, और वहां पर स्पेनिश रूलर को बाहर निकाला गया। तो स्पेन के जो रूलर थे ना स्पेनिश, उनको बाहर निकाला गया। तो पहले सर्देनिया पिडमेंट को वहां से आजादी दिलाई गई ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस से। फिर 1859 में, फिर 1860 में साउथ इटली में गए, और वहां पर स्पेनिश रूलर को बाहर निकाला गया। क्लियर। फिर 1861 में क्या हुआ, विक्टर एनुमिनल सेकंड, वो बेसिकली यूनाइट, वहां पर वो किंग बन गए। देखो मैंने बताया ना, जो भी यूनिफिकेशन कर रहे थे वो अपनी पावर के लिए कर रहा था। ये किंग विक्टर एनुमल सेकंड ने जानबूझ के ये यूनिफिकेशन करा नेशन स्टेट बनाने का, क्योंकि फिर वो पावर में खुद आ गया, वो खुद किंग बन गया वहां का, यूनाइटेड इटली का। इसने अपने फायदे के लिए करा। हाउ एवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स, उसके बाद भी इटालियन पॉपुलेशन में इलिटरेसी रेट जो है बहुत ज्यादा था, अनपढ़ बहुत ज्यादा थे। रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, क्योंकि वहां पर अनपढ़ बहुत ज्यादा थे, तो उसको पता ही नहीं था उनको कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी होती क्या है। उनको पता ही नहीं था कि भाई देश भावना किसे कहते हैं। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरीबल्दी, गैरीबल्दी को सपोर्ट किया था, जिसके लीडरशिप में आपको पता है कि साउथ में गए थे, किंगडम ऑफ टू सिसराइल्स को वहां पर आजाद कराया था। तो पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरीबल्दी इन साउथर्न इटली हैड नेवर हेard इटालिया एंड बिलीव दैट ला तालिया एंड विक्टर एमनुअल वाइट। उनको पता भी नहीं था कि इटालियन लैंग्वेज होती क्या है, इटालिया होता क्या है। और वो हमेशा ला तालिया को बिलीव करते थे, जो कि विक्टर एमोनियल की वाइफ थी, उसको बिलीव करते थे। इटालिया यानी कि उसको पता भी नहीं था कि विक्टर एमोनियल है कौन, उसकी वाइफ के बारे में पता था सिर्फ उनको, वहां के पीजेंट को। इसलिए उनको बस सपोर्ट कर दिया गैरीबल्दी को। ठीक है, तो ये सीन था। उसके बाद देखिए यहाँ पर इटालियन स्टेट यूनिफिकेशन पहले कैसा था 1858 से पहले। तो ये देखिए, ये था आपको पता, देखो मैंने नीचे दिखाया भी था आपको, नीचे साउथ इटली में किंगडम ऑफ बोथ सिसाइल्स था। यहां पर आप देखिए तो ऊपर अलग अलग, यहां पर देखिए ये पपल स्टेट है, यहाँ मोनाको है। ठीक है, इस तरीके से था। और ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था ना कि ऊपर क्या था, पिडमोन था। ठीक है, और इधर, इधर देखो ये जो था सर्देनिया पिडमोन। तो ये जो था ये क्या था, सर्दिना सर्दिनिया पिडमोंट। ठीक है, इनको आजाद कराया था। यहां पर बेसिकली स्पेनिश का रूलर थे, और यहां पर ऑस्ट्रेलियन के थे। और अब देखो यूनिफिकेशन के बाद क्या हुआ, ये इटली बन गया, ये हमारा इटली बन गया, और ये सारा अब इटली है, समझ गए, ये सारा इटली हो गया। पहले देखो ये इटली था ही नहीं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया का राज था, इधर किसी और का राज था, लेकिन अब एक हो गया पूरा इटली, समझ गए।
अगला हमारा टॉपिक है इसमें द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का कुछ स्ट्रेंज केस, बड़ा अजीब केस की कहानी। तो ब्रिटेन की कहानी हमने अब बढ़ रहे, पहले हमने देखा जर्मनी इटली कैसे यूनाइटेड हुआ। अब देखो नेशन स्टेट ग्रेट ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, बहुत सारे ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, बहुत सारे स्कॉलर, वो कैसे हुआ नेशन स्टेट। तो ब्रिटेन में नेशन स्टेट जो है वो एकदम से नहीं हुआ, एकदम से रातों रात नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन, 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। बस उसको देखा जाता था कि वहां पर ना कुछ अंग्रेज लोग रहते हैं, हु इनिबेटेड ब्रिटिश आइसेंस। वो एक एथनिक वन से बोलते थे। एथनिक का मतलब कि एक कॉमन कल्चर होता है, जैसे इंग्लिश बोलते रहे सारे लोग, वहां पर तो उसको ब्रिटिश बोल दिया, वेल्श बोलते रहे, स्कॉट बोलते रहे, आयरिश बोलते थे। ये सारे एथनिक ग्रुप थे जो एक जैसा कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन फॉलो करते थे। बट एज द इंग्लिश नेशन, बहुत ज्यादा जब इंग्लिश नेशन धीरे धीरे ग्रो हुआ वेल्थ में, तो उसको पावर इंपॉर्टेंस अपनी बढ़ने लगी। तो इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस। वो अलग अलग अपने आइलैंड में, अलग अलग नेशन में जाके अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते थे। तभी ब्रिटिश ने, आपको पता है कि इंडिया में राज किया था, वो अलग अलग जाके इंडिया में भी राज करने लगे थे। फिर बहुत जगह जगह जाके इंग्लिश पार्लियामेंट थी वहां पर, उन्होंने पावर सीज कर ली थी मोनार्ची से 1688 में, एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट। वहां पर एक कन्फ्लिक्ट चला था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो वो तब जाके वहां पर एक नेशन स्टेट बनने का सोचा विद इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ एज इट सेंटर केम टू बी फोर्ज। तो वो इंग्लैंड के साथ नेशन स्टेट बनाने की सोचा उन्होंने। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक एक्ट बना द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। और उसकी वजह से इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटलैंड। इंग्लैंड ने बेसिकली स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंस फॉरवर्ड डोमिनेटेड बाई इंग्लिश मेंबर। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी इंग्लिश मेंबर के साथ डोमिनेट करती थी। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड डिस्क्रिप्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल व सिस्टम सप्रेस। वो कह रहा है कि जब ब्रिटिश की धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, तो स्कॉटलैंड का कल्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सब खत्म हो गए। द कैथोलिक क्लैंस वो दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड, एक ग्रुप है जिसका नाम है कैथोलिक क्लैंस, जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स में, वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे वो वाले ग्रुप के, उनको बहुत ज्यादा टेरिबल रिप्रेशन फेस करना पड़ा वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असेट देयर इंडिपेंडेंस। उसको बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा उनको, जब भी वो अपनी आजादी की बात करते थे कि भैया हमें तो आजादी दिलाओ कम से कम, हमें क्यों परेशान करके रखा हुआ है। द स्कॉटिश हाईलैंडर, यानी कि जो स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड वाले, वर फोरबिडन टू स्पीक देयर जेलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस। वो उसको मना कर दिया स्कॉटिश वालों को कि भाई अपनी आप लैंग्वेज नहीं बोल सकते, जिसका नाम था जेलिक लैंग्वेज, अपनी नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते। ये सब उन्होंने कह दिया कि भाई अपना घर छोड़ के जा नहीं सकते। नहीं, उनको कह दिया कि मतलब सॉरी आप घर छोड़ के जाओ यहाँ से। ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत उन्होंने बुरा किया, हमने ब्रिटिश वालों ने स्कॉटिश वालों के साथ। उसके बाद आयरलैंड ने भी बेसिकली यही फेस करा। आयरलैंड आयरलैंड भी आपको पता है कि वहीं पे है, यूरोप के अंदर ही। एथनिक का देखो मतलब क्या होता है, नीचे लिखा हुआ भी है। एथनिक का मतलब रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल या फिर कॉमन बैकग्राउंड जो होता है, जो कॉमन बैकग्राउंड होता है ना उसे बोलते हैं। ठीक है। तो देखो वही लिखा हुआ है। आयरलैंड ने भी यही फेस करा। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड इनटू कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक में डिवाइडेड थी और प्रोटेस्टेंट में, वहां के ग्रुप के नाम है वो। और इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट के हेल्प करी, आइलैंड के जो थे, टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर लार्जरली कैथोलिक कंट्री। अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए इंग्लिश ने क्या करा, प्रोटेस्टेंट की हेल्प करी, ताकि एक बहुत बड़ी कैथोलिक कंट्री बनाई गई हम। कैथोलिक ने रिवोल्ट करा ब्रिटिश का, लेकिन जो रिवोल्ट में वो फेल हो गए बाय अ वोल्फ टाउन एंड इट्स यूनाइटेड आयरिशमैन 1798। आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। क्या मतलब है? वो कह रहा है कि जो रिवोल्ट हुआ था ना, वो पहले आयरलैंड में चला। आयरलैंड ने रिवोल्ट करा, जो कि लीडर उसके जो लीड करा था वो वोल्फ टोन थे और यूनाइटेड आयरिशमैन थे 1798 में।
लेकिन वो रिवोल्ट में फेल हो गए, विरोध हो नहीं पाया। और आयरलैंड किसके साथ, किसके अंडर में आ गया? यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आ गया 1801 में। तो यूनाइटेड किंगडम ने अपने अंडर स्कॉटलैंड भी ले लिया, आयरलैंड भी ले लिया। समझ गए? उसके बाद अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। तो ब्रिटिश नेशन एक नया बन गया जिसका डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर था। सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, और एक नया ब्रिटेन का सिंबल बन गया, नया ब्रिटिश फ्लैग। नया नेशनल एंथम बन गई वहां की, द गॉड सेव अवर नोबल की। इंग्लिश लैंग्वेज वहां पर प्रमोट करी गई। ये चीज कर दी ब्रिटिश वालों ने। समझ गए बात को, किस तरह से ब्रिटिश ने डोमिनेट करा पूरे यहाँ पर। तो ये थी पूरी कहानी। और आपको देखो एक फोटो भी बनी हुई है, गैरी बल्दी, जिसको याद है गैरी बल्दी कौन था? साउथ इटली में इन्होंने आजादी दिलाई थी। गैरी बल्दी हेल्पिंग किंग विक्टर एमुनुअल सेकंड। किंग विक्टर एमुनुअल सेकंड कहाँ का था? याद है? किंग सरदेनिया पिडमोंट, जी हाँ, सरदेनिया पिडमोंट का रूलर था। तो गैरी बल्दी किस तरह से हेल्प कर रहा है सरदेनिया पिडमोंट का जो रूलर था? टू पुल ऑन द बूट नेम इटली, ताकि इटली का जो है वो बूट नेम उतारा जाए। ठीक है, इटली, मेरे ये जो जूतों में से इटली उतारो। ये इंग्लिश कैरिकल्चर ऑफ 1859 में बताया गया। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से बता रहा है कि भैया ये बूट नेम यहाँ से इटली का उतारो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, इटली तो भैया कब्जे में था, कब्जे में होंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे कब्जे से हटा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपके आज की वीडियो के अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।